हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विमान स्थान के वन शॉट की। जी हाँ, आज हम विमान स्थान के 8 के 8 चैप्टर इस एक वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। लेकिन इस वन शॉट को देखने से पहले मैं थोड़ा ये तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो द्रव्य गुण का, और चरक फर्स्ट ईयर, ठीक है, अष्टांग हृदय, ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इसमें रिपीटेड हैं। स्वस्थ व्रत के भी पोर्शंस इसमें हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अध्याय परिचय नहीं, क्योंकि हमारा वन शॉट है, तो उसी हिसाब से हमें कंटेंट के इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते जाना है। तो इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ विमान स्थान, तो ये आप देख लेंगे। दोष, महत्व और उद्देश्य, दोष परिचय, चिकित्सा में अचूकता एंड युक्तिकृत ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रकृति समसंवेद और विकृति विषम संवेद, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रकृति समसमवाय और विकृति विषम समवाय, तो ये बोल रहे हैं कि जहाँ दो या दो से अधिक द्रव्य या दोषों के मिलने पर, दो या दो से अधिक द्रव्य या दोष के मिलने पर, यानी कोई भी चीज़ जो दो है या दो से अधिक है वो मिल रही है, उनसे उत्पन्न होने वाला परिणाम या उनका जो रिजल्ट है, उनका जो प्रभाव है, उनके मूल गुणों के अनुरूप ही है। उनके मूल गुण के जैसा ये क्या है बताते हैं। अर्थात अवयवों के गुण अवयवी समूह में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। यानी जो एक एक अवयव का गुण था, वो जो ग्रुप बना है उसमें भी वो सारी चीज़ें स्पष्ट होते हैं, ठीक है। अनुमेय प्रभाव जैसे वात और पित्त के मिलने पर दोनों के संसर्ग लक्षण, उष्णता और रूक्षता आदि स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे वात है और पित्त है, वो दोनों के लक्षण उसमें मिलेंगे। यानी जो वात का लक्षण है वो रूक्षता उधर मिल रहा है, संसर्ग में जो दोनों मिले हैं। पित्त का जो लक्षण है वो उष्णता है, वो यहाँ पर भी मिल रहा है। इसका और अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या है? दूध है, मधुर है, चीनी है, मधुर है, शरबत है, मधुर है, तीनों को मिला दिया, तीनों भी मधुर हैं। तो इस तरह से ये आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो। विकृति विषम संवेद यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जहाँ द्रव्य दोषों के परस्पर संयोग होने पर एक विलक्षण या अपूर्व प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी जहाँ पर दो या दो से अधिक दोष या कोई भी दो द्रव्य मिलते हैं, वहाँ पर जो पहले उत्पन्न था वो वाला नहीं होता, अपूर्व, जो कभी पहले उत्पन्न था ही नहीं, ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जो उन द्रव्यों के व्यक्तिगत मूल गुणों से सर्वथा भिन्न होता है। जो हमेशा उसके मूल गुण जो द्रव्य मिले हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। यहाँ मूल अवयव के गुणों के आधार पर परिणाम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। समझते हो? क्योंकि मूल द्रव्य अलग है, उसका परिणाम अलग होने वाला है। तो जो हमारा बेसिक द्रव्य है, जो दो द्रव्य मिलकर बना रहे थे, अब उन दो द्रव्य में जो गुण है, हम ये नहीं कह सकते कि वो तीसरा गुण जो उत्पन्न होगा वो वही होगा, नहीं, बिकॉज वो अलग होगा। हम पता ही नहीं लगा सकते कि वो कौन सा गुण होगा। तो ये अचिंत्य विशेष प्रभाव होता है। जैसे विष और विष के संयोग से अमृतवत प्रभाव होना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि विष या फिर विष के संयोग से अमृतवत प्रभाव हो जाता है, या कभी कभी जैसे मधु और घी को मिलाने पर विषवत प्रभाव इसका हो जाता है। तो दोनों ही केसेस है। या कफ और पित्त के संयोग से ज्वर में शीत दाह का विलक्षण क्रम उत्पन्न होना, ये वाला एग्जाम्पल याद कर लेना जो इजी है। चतुर्विध प्रभाव, रस, द्रव्य, दोष और विकार का प्रभाव। रस प्रभाव क्या होता है कि द्रव्य में विद्यमान 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अपने सामान्य गुणों के कारण दोषों का शमन या कोप करते हैं। जैसे मधुर रस सामान्यतः वात पित्त शामक है और कफवर्धक है, ठीक है। द्रव्य का प्रभाव कई बार रस समान होने पर भी द्रव्य के विशिष्ट वीर्य, विपाक या स्वभाव के कारण उसका प्रभाव सर्वथा भिन्न होता है। इस द्रव्य का अपना अचिंत्य वीर्य प्रभाव कहते हैं। जैसे क्या? दंती का रेचन कर, ठीक है, मदन फल का वमन कर। दोष प्रभाव, शरीर में प्रकोपथ या साम्यावस्था में स्थित दोष, जैसे वात, पित्त, कफ पर द्रव्य का जो विशिष्ट गुणात्मक प्रभाव पड़ता है उसे दोष प्रभाव कहते हैं। विकार प्रभाव, विशिष्ट व्याधि, विकार मतलब व्याधि होता है ना, विशिष्ट व्याधि पर द्रव्य का जो प्रभाव होता है, जैसे ज्वरघ्न, कुष्ठघ्न, कृमिघ्न, तो विकार पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाएगा? विकार प्रभाव। तो ये समझ आ गया ना चारों, रस, द्रव्य, दोष और प्रभाव, यानी कौन किसका शमन करता है, कौन किसको बढ़ा रहा है, वही तो प्रभाव है। अब हम देखते हैं
द्रव्य प्रभाव के उदाहरण तेल, घृत और मधु। तेल क्या है? तेल स्वभाव से मरुत वात का शमन करता है। यद्यपि तेल में कुछ गुण वात के समान, जैसे कुछ अंशों में सूक्ष्मत्व, ठीक है, जैसे वायु भी सूक्ष्म है उसी तरह से ये भी सूक्ष्म है, परंतु अपने स्नेहन से, उष्ण गुण से या गुरुत्व गुण के कारण तथा अपने विशिष्ट द्रव्य प्रभाव के कारण यह वात का परम शत्रु है, यानी वात शामक है। तो समझते हो तेल क्या करता है? स्वभाव से ही वात शमन है, क्योंकि ये तो शमन की चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ है। घृत की बात करते हैं। सर्पीय घृत स्वभाव से ही पित्त शामक है, ठीक है। घृत मधुर शीत स्निग्ध होता है, जो पित्त के सर्वथा विपरीत होता है, परंतु संस्कार, अनुवर्तन गुण और अपने विशिष्ट द्रव्य प्रभाव के कारण यह अग्नि को प्रदीप्त करते हुए भी पित्त का शमन करता है, जो इसका द्रव्य प्रभाव है। जो घृत होता है वो अग्नि को प्रदीप्त करता है, लेकिन फिर भी वो पित्त का शमन करता है, यही इसका प्रभाव है। मधु की बात करते हैं तो मधु कफ का नाश करता है। कफ मधुर और गुरु होता है, मधु भी मधुर और गुरु होता है। सामान्य नियम तो यह है कि सामान्य वृद्धि कारणम, तो इसके अनुसार कफ बढ़ना चाहिए था, परंतु अपने कषाय अनुरस के कारण, रूक्ष गुण के कारण और तथा विशिष्ट द्रव्य प्रभाव के कारण, देखो सबका द्रव्य का एक अलग प्रभाव होता है। आप अब मधु से जाके पूछो भाई तू क्यों कर रहा है कफ का शमन, तो वो कहेगा मेरी मर्जी। तो जो वो कह दे कि मेरी मर्जी है वही उसका प्रभाव है, कि उसे कोई बदल नहीं सकता। किसी की इतनी औकात नहीं है कि कोई मधु से ही कह दे कि भाई तुझे कफ का नहीं वात का शमन करना है, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका क्या है? स्वभाव है, प्रभाव है, द्रव्य का वो एक क्वालिटी है, ठीक है, जो गॉड गिफ्टेड है, आप उसे कुछ नहीं कह सकते। तो वो कहेगा माई लाइफ माई रूल्स। चले, द्रव्य विच आर अवॉइडेड फॉर रेगुलर कंजप्शन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो समझते हो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, या फिर एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि क्या चीज़ है जो हमें डेली नहीं खानी चाहिए, नियमित यानी डेली, रोज़ाना, लगातार जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पिपली है, क्षार है और लवण है, और साथ में इन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों नहीं करना चाहिए, बीमारियां भी बताएं कि क्या बीमारी होते हैं। पिपली यद्यपि कटु रसयुक्त और आर्द्र अवस्था में मधुर विपाकी है, परंतु यह स्वभाव से क्लेदनी होती है। अति सेवन से कफ और पित्त का प्रकोप करती है तथा धातुजन्य वात का प्रकोप करती है, तो इसका सतत यानी प्रयोग यानी रोज प्रयोग वर्जित है। तो इन्होंने क्या बताया कि ये क्या करती है? कफ और पित्त को प्रकोपित करती है, और जिसकी वजह से तथा धातुजन्य वात प्रकोप करती है। इस वजह से पिपली का सेवन रोज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षार की। क्षार तीक्ष्ण, उष्ण, कटु और पागी होता है। ये कृत्रिम रूप से निर्मित होता है, ठीक है, नेचुरल भी मिलता है लेकिन कृत्रिम रूप से मोस्टली होता है। इसका अत्यधिक और सतत सेवन करने से केशात, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि बाल झड़ने लगते हैं, ओज का क्षय होता है, नपुंसक हो जाता है और रक्त पित्त जैसे गंभीर व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। याद रखेंगे कि बाल झड़ना, नपुंसकता, ओछा और रक्तपित्त जैसी गंभीर व्याधियाँ उत्पन्न होती है। लवण की बात करते हैं तो विशेषकर सैंधव लवण को छोड़कर। आपको बताइए कि सैंधव लवण क्या करता है। सैंधव लवण में कोई नुकसान नहीं एज कम्पेयर टू अदर लवण, ठीक है। लवण उष्ण है, तीक्ष्ण है, विषंदी है, और इसके अति सेवन से शरीर में शिथिलता आती है, ठीक है, धातु का क्षय होता है, बल की हानि, समय से पूर्व झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। देखो आप एमसीक्यू में क्या पूछ सकते हैं कि समय से पूर्व झुर्रियाँ किस में पड़ती हैं? बाल सफ़ेद हो जाते हैं और खा लेते पा लेते दोनों होता है, समझते हो। तो ये हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं सातवें की, जो पदार्थ या आहार विहार शरीर के अनुकूल हो जाए, उसके सेवन से शरीर को कोई कष्ट या विकार उत्पन्न ना हो, उसे सातवें कहा जाता है। तो सातवें का प्रकार 3 होता है, प्रवर सातवें, अवर सातवें और मध्यम सातवें। प्रवर सात में क्या होता है? जो 6 के 6 रस को सेवन करने के योग्य है, जिसे उन 6 के 6 रस से कोई दिक्कत नहीं होती, तो ऐसा व्यक्ति परम बलवान और निरोगी रहता है। अवर सात में जो केवल एक ही रस खा सकता है, यानी अगर वो कोई और सा रस खाता है तो उसे बीमारी हो जाती है, उससे खाया नहीं जाता, उसका मन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति अल्प बल वाला होगा। देखो आपको पता ही है जो 6 रस हैं उनके सब के अलग अलग काम है, तो आप एक बल का ही एक रस का ही सेवन करोगे तो आपको वो सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे जो कि आपको 6 रस के सेवन से मिल रहे थे। मध्यम सात में यानी आप 2, 3, 4, 5 ऐसे रस का सेवन करते हो, तो 6 के 6 का तो नहीं कर रहे, तो आपका बल सबसे बढ़िया तो नहीं होगा, उत्तम नहीं होगा, बीच में कहीं रहेगा, मध्यम बल हो जाएगा, समझते हो। आहार विधि विशेष आयतन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका स्वस्थ व्रत में भी आता है
और यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले प्रकृति आहार द्रव्य का, तो ये क्या बोल रहे हैं, अष्ट आहार विधि विशिष्ट है। यानी ये कितने हैं, 8 है। आहार विधि यानी आहार का शरीर कैसे प्रभाव पड़ेगा, आहार का शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये केवल भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं करता, अपितु 8 विशेष आयतन है जिन पर निर्भर करता है। ये रसविमान अध्याय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है। प्रकृति आहार द्रव्य का स्वाभाविक प्रकृति, जैसे मूंग दाल गुरु नहीं लघु है, वो नेचर ही उसका लघु है। जो उड़द है वो हमेशा गुरु होता है। सूकर का मांस कैसा होता है, गुरु, और एड़ यानी हिरण का मांस लघु होता है। तो ये उनकी प्रकृति है। करण द्रव्य में गुणों का आधान करना या बदलना, जैसे चावल को भूनने पर वह लाजा बन जाता है जो कि लघु हो जाता है, वरना जो वैसा चावल है वो गुरु है। दही को मथने से तक्र बन जाता है, दही गुरु है। तक्र एकदम स्रोतस का, दही स्रोतस को अवरोध करती है और वहीं पर तक्र स्रोतो शोधन करता है। संयोग की वजह से 2 या 2 से अधिक द्रव्य का मिलने से जो नया गुण उत्पन्न होता है वो संयोग है। जैसे घृत और मधु के समान मात्रा में मिलने पर वो विषवत हो जाता है, ठीक है, मारक हो जाता है। राशि की बात करते हैं, राशि मतलब क्वांटिटी की। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आहार की मात्रा, इसके 2 भेद होते हैं, सर्वग्रह और परिग्रह, यानी संपूर्ण भोजन की कुल मात्रा और भोजन के प्रत्येक घटक की पृथक पृथक मात्रा, ठीक है। देश की बात करते हैं तो वही स्थान जहाँ द्रव्य उत्पन्न हुआ है उसका उपभोग किया जा रहा है। जैसे आनुक देश के द्रव्य गुरु होते हैं और जांगल देश के लघु होते हैं, पता ही है आपको। काल 2 प्रकार का होता है, नित्यक और आवस्थिक। नित्यक मतलब जो ऋतु के अनुसार चलता रहता है, जो सबके लिए सेम, और आवस्थिक अवस्था के अनुसार, रोगी की अवस्था के अनुसार जो चेंज हो जाता है, जैसे कि उम्र के हिसाब से, खाने के हिसाब, उम्र के हिसाब से चेंज हो जाता है, बीमारी के हिसाब से चेंज हो जाता है, ये बात है। उपयोग संस्था की बात करते हैं तो भोजन करने का नियम, जो जीर्ण लक्षण, पाचन के बाद ही भोजन करना चाहिए, इस तरह के जो रूल्स हैं। इसमें अष्टविध आहार विधि, ये क्या है, विशेष अष्ट आहार विधि, ठीक है, विधि विधान, जो किस तरह का भोजन करने चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। उपयोगिता, भोजन करने वाली व्यक्ति स्वयं, जिसके साथ में ओक, अग्नि और कोष पर देखो, भोजन करने वाला व्यक्ति स्वयं जिसका साथ में ओक, अग्नि और कोष की अवस्था पर आहार का परिपाक निर्भर करता है, यानी उपयोगिता। ये अब देखो ऐसा है कि ये बोल रहे हैं कि जो उपयोगिता है, जो यूज़र है, जो कंज्यूमर है, उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इसे सिंपल शब्दों में बताती हूँ, तो उसे अपने साथ में का पता होना चाहिए, ओक का, अग्नि का, कोष का। अब मान लो इसका एग्जाम्पल मैं मॉडर्न से रिलेट करके कर दे दूँ, कोई डायबिटीज़ वाला है और वो खाने लगे मीठा, तो वो उसके लिए साथ में नहीं है, वो उपयोगिता उसके लिए नहीं है, ठीक है। किसी ने रसगुल्ला आपके सामने रखे हैं तो बेटा वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको डायबिटीज़ है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आहार विधि विधान की। तो आहार विधि विधान कितने होते हैं, 10 होते हैं, जिसमें सबसे पहले उष्णम, यानी उष्ण भोजन खाना चाहिए, क्योंकि ये स्वादिष्ट लगता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है और वात को अनुलोम करता है, यानी वात को बाहर निकालता है धक्का मार के, और कफ का शोषण करता है। स्निग्ध भोजन करना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो स्निग्ध है यानी घी और तेल से युक्त है, वो शरीर को सुदृढ़ करता है, बल बढ़ाता है, वर्ण को निखारता है और जठराग्नि को तीव्र करता है। मात्रावत आहार का सेवन क्यों करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो पूरा चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। मात्रापूर्वक भोजन करना चाहिए, क्योंकि यह बिना कष्ट के पचता है, त्रिशूल आधमान उत्पन्न नहीं करता, आयु की वृद्धि करता है। जीर्ण, जब भोजन जीर्ण हो जाए, जब हमने दोपहर का भोजन किया है, जब वो जीर्ण हो जाएगा तब हमें शाम का भोजन करना चाहिए, अन्यथा अपक्व आहार रस मिलकर अजीर्ण और सर्वदोष का प्रकोप करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अधिक मात्रा में भोजन का सेवन करते हो तो सर्वदोष प्रकोपणम। विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध क्या होता है, जो वीर्य से परस्पर विरुद्ध हो, ऐसे द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी जैसे मछली और दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो हमारे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार की श्रेणी में रखे गए हैं। इष्ट देश इष्ट सर्वोपकरणम, इसके लिए मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करके बताती हूँ। जब मैं हॉस्टल में रहती हूँ, मेरा सेपरेट रूम है, ठीक है, अकेले रहते हैं, तो मेरे पास 4 कप्स हैं, तो मुझे उनमें से एक पसंद है, ठीक है, मुझे 1 कप पसंद है, तो मैं उसी में चाय पीती हूँ। जब तक मैं उसमें चाय नहीं पीती मुझे वो मज़ा ही नहीं आता कि मैंने चाय पी है। और दूसरी बात, मैं रूम में बैठ के चाय नहीं पीती, जो मेरे रूम के बाहर जो खुला एरिया है जहाँ से मुझे रोड दिखती है, तो मैं वहाँ उस बालकनी में बैठकर चाय पीती हूँ। तो वहाँ बैठकर चाय पीना और उस कप में चाय पीना
जब मुझे लगता है कि हाँ अब मेरी चाय की तृप्ति हो गई है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो मेरे मन को पसंद है। तो मन के अनुकूल पवित्र स्थान जो कि मेरे लिए बालकनी है, और आवश्यक सामग्री के साथ इष्ट सर्वोपकरण, यानी जो सारी चीज़, उपकरण मतलब जिसमें हम खाना खाते हैं, बर्तन भांडे जगह, और अपने साथी, क्योंकि मैं वहाँ पर अकेली रहती हूँ, मेरा तो कोई साथी नहीं है जिसके साथ मैं खाना खाऊँ। तो अगर आप घर पर हो तो सबके साथ खाना खाओ, और अपने फेवरेट बर्तन में फेवरेट जगह पर बैठकर। उससे आपका भोजन बहुत अच्छे से पचता है और वो आपको लगता है। ना अति द्रुतम, डू नॉट ईट टू फास्ट। अब पता चला खाए जा रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है, कंठ में अटक सकता है, भोजन का स्वाद नहीं मिलता और भोजन का सम्यक पाचन नहीं होता। ना अति विलंबितम, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्लो स्लो खा लो, तो स्लो स्लो भी नहीं खाना और तेज़ तेज़ भी नहीं। तो इससे क्या होता है, भोजन ठंडा हो जाता है, अधिक मात्रा में खाया जाता है और तृप्ति नहीं होती है। अजल्पम, अहसन, यानी ईट विदाउट टॉकिंग और लाफिंग विद फुल माइंडफुलनेस, यानी हंसते या बोलते हुए भोजन ना करें, और भोजन जब करो तो उसमें ध्यान लगा कर खाओ। ठीक है। उसके बाद आत्ममन, यानी अपनी आत्मा शक्ति, अग्निबल साथ में और प्रकृति की भली भांति जानकर ही भोजन ग्रहण करना, जो मैंने आपको डायबिटीज़ वाला एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, कि अग्नि आपकी कैसी है, आपका कोष्ठ कैसा है, आपको कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए अनुकूल है, उस सब चीज़ों को सोच कर ही आपको आहार का सेवन करना चाहिए।